कक्षा 12 के बोर्ड एग्जाम के परीक्षार्थियों, आपके फास्ट रिवीजन के लिए सेकेंड चैप्टर ध्रुवीयता के अंत के लिए मैं एक समरी लेके आप सामने आया हूं, जिसको आप समझेंगे, सुनेंगे फुर्सत क्षणों में, आराम के क्षणों में आपका कोर्स रिवीजन हो जाएगा। सुनिए, हम पहली बात करते हैं द्विध्रुवीयता क्या मतलब क्या हुआ, द्विध्रुवीयता है क्या, इसका अर्थ क्या है। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात एक महत्वपूर्ण घटना यह घटी कि अधिकांश महाशक्तियां जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी ये कमज़ोर हो गईं और महाशक्ति के रूप में अमेरिका और सोवियत रूस ही बचे। इस प्रकार देखा जाए तो शक्ति का एक नया ढांचा सामने आ गया, जिसमें केवल दो ही महाशक्तियां थीं जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करती थीं। ये कौन थीं? सोवियत रूस अर्थात समाजवादी खेमा और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका अर्थात पूंजीवादी खेमा। इसी बात को अंग्रेजी इतिहासकार टायनबी ने गुटों, ब्लॉकों या कैप में विभाजित विश्व को द्विध्रुवीय विश्व का नाम दिया। अब हम लोग इस पर बात कर लें कि जो अमेरिकी विचारधारा थी, यानी जो पूंजीवादी विचारधारा थी, उसके महत्वपूर्ण पॉइंट क्या थे। इसके बाद जानेंगे कि समाजवादी धारा के क्या पॉइंट थे। तो पूंजीवादी यानी अमेरिका का जो विचारधारा थी उस पर हम बात करें तो इसकी जो अर्थव्यवस्था कैसी थी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी। इसका मतलब हुआ ऐसी आर्थिक प्रणाली जिसमें उत्पत्ति के सभी साधनों पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व व नियंत्रण होगा तथा आर्थिक क्रियाओं का संचालन निजी हित व लाभ प्रेरणा के उद्देश्य से किया जाता है। इसमें सरकार आर्थिक रूप के प्रबंधन में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करती। दूसरी बात, अमेरिका की ताकत और प्रतिष्ठा की सह पाने के बाद यह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभुत्वशाली बनती गई। क्रमशः विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी संस्थाएं जो विभिन्न देशों को आर्थिक क्रियाकलापों के बारे में ताकतवर रूप से सलाह कर देते हैं, क्योंकि इन देशों की पूंजीवाद की ओर बढ़ने के लिए इन संस्थाओं से कर दिया जाता है। तो ये संस्थाएं अपने लिए अपने स्तर से सलाह देती हैं कैसे वित्तीय खुलापन होगा, मुद्रा का कैसे आपसी परिवर्तन होगा, मुक्त व्यापार की नीति क्या होगी, ये तमाम ये तय करती हैं। इस प्रकार पूंजीवादी अर्थव्यवस्था आज आप देखेंगे कि बहुत सारे देशों में है और सोवियत संघ तो टूट ही गया। फिर हम बात कर लेते हैं कि जो सोवियत संघ की विचारधारा थी उसकी क्या विशेषताएं थी। तो पहली बात जानिए कि इसका जो उदय हुआ था पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में हुआ। यह कब हुआ? 1917 में लेनिन के नेतृत्व में हुआ। किसके नेतृत्व में? समाजवादी क्रांति हो रही है, लेनिन के नेतृत्व में हो रही है। यह मानव इतिहास में निजी संपत्ति की संस्था को समाप्त करने और समाज को समानता के सिद्धांत पर सचेत रूप से रचने की सबसे बड़ी कोशिश थी। यानी सही अर्थों में समाजवाद लाने की कोशिश थी, अर्थात मार्क्स की विचारधारा का पालन किया जा रहा था। ऐसा करने में सोवियत प्रणाली के निर्माताओं ने राज्य और पार्टी संस्था को प्राथमिक महत्व दिया। यानी राज्य यानी हमारा राष्ट्र हो, राज्य हो, और जो पार्टी थी कम्युनिस्ट पार्टी, इसका प्रथम महत्व दिया उन्होंने। संघ की अर्थव्यवस्था समाजवादी अर्थव्यवस्था थी। दूसरी बात, सोवियत जो राजनीतिक प्रणाली थी उसकी धुरी कौन थी? कम्युनिस्ट पार्टी थी। इसमें किसी अन्य दल के लिए या विपक्ष के लिए कोई जगह नहीं थी। यानी आप विरोध में कोई बात नहीं बोल सकते, विरोधी था ही नहीं। अर्थव्यवस्था कैसी थी? योजनाबद्ध थी, प्लानिंग थी। भारत में जो योजना आयोग आया कहीं ना कहीं सोवियत प्रणाली प्रभावित था। राज्य के नियंत्रण में थी। सरकार बुनियादी जरूरत की चीजें जैसे स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा, बच्चों की देखभाल तथा लोक कल्याण की अन्य चीजें रियायती दर पर उपलब्ध कराती थी। दूसरी बात, बड़ी बात जो थी कि बेरोजगारी नहीं थी। आज बेरोजगारी हर जगह है, चाहे अमेरिका हो, चाहे भारत हो, चीन हो या रूस हो। और राज्य का नियंत्रण जो था वो भूमि पर था, उत्पादक संस्थाओं पर था, इसके अलावा विचारों पर भी नियंत्रण था। यानी आप विरोध में कुछ नहीं कर सकते। चाइना में, चीन में आज भी ये व्यवस्था जो राजनीतिक प्रणाली है इस तरह से है, लेकिन उसकी जो अर्थव्यवस्था है वो उदारवादी हो चुकी है और चीन की शक्तिशाली होने के कारण भी यही है। चलिए नेक्स्ट बात हम करते हैं। अब हम बात कर लें कि शीत युद्ध समाप्त कैसे हो रहा है। चूंकि द्विध्रुवता के अंत होना है ना, यानी एक संस्था को समाप्त होनी है, एक सिस्टम यानी सोवियत रूस को विकसित होना है।
तो इसके विकसित होने के कारण क्या थे, या पूछे शीत युद्ध समाप्ति के कारण क्या थे, दोनों बातें लगभग एक हो जाएंगी। तो अब जैसा हम जानते आए हैं कि 1945 से लेकर 1991 तक विश्व में दो विचारधाराएं थीं, दो शक्तियां थीं, लेकिन 1991 में सोवियत संघ कमजोर हो गया और यह 15 गणराज्यों में टूट गया। इसके कारण क्या थे, और यहीं से माना जाता है कि शीत युद्ध समाप्त हो गया, कोल्ड वार समाप्त हो गया। कोल्ड वार जो पहले चैप्टर पढ़ चुके हैं, जिसका शब्द जो प्रयोग किया था किसने किया था, बर्नार्ड बारूच ने किया था। इसकी विशेषता क्या है कि इसमें युद्ध नहीं होगा, लेकिन युद्ध का तनाव होगा, माहौल होगा, हथियारों का निर्माण होगा, स्पर्धा होगी। चलिए हम बात करते हैं कि शीत युद्ध समाप्ति के कारण क्या थे। मूल कारण 3 कारण थे। सैन्य कारण क्या हुआ कि अंतरिक्ष और हथियारों की प्रतिस्पर्धा में सैन्य आवश्यकताओं को पूरा करने में सोवियत संघ संसाधनों का बड़ा भाग नुकसान हो रहा था, अर्थात अर्थव्यवस्था कमजोर हो रही थी और रक्षा व्यय बढ़ रहा था हमारा, यानी सोवियत रूस का। ऐसे समय में मिखाइल गोर्बाचोव कब आते सत्ता में, 1985 में आते हैं, और इन्होंने इस अर्थव्यवस्था को जीवित करने का प्रयास किया। यानी उपाय था कहीं ना कहीं से अपनी सोच को उदारवादी करना, जनता को अधिकार देना। इसलिए मृतप्राय होती अर्थव्यवस्था को मिखाइल गोर्बाचोव ने सुधारों के लिए 2 नीतियां अपनाई। एक तो ग्लासनोस्त अर्थात खुलापन, दूसरे पेरेस्ट्रोइका अर्थात पुनर्निर्माण की नीतियां। ग्लासनोस्त के उदय का उद्देश्य है कि राजनीतिक परिदृश्य का उदारीकरण करना, यानी विचारों की स्वतंत्रता रहना, अन्य विपक्षी दलों को भी अपनी बात कहने और सत्ता में आने का मौका देना। पेरेस्ट्रोइका का उद्देश्य सरकार द्वारा संचालित उद्योगों के स्थान पर अर्धमुक्त बाजार नीतियों को लाना, यानी उदारीकरण की नीतियों को अपनाना धीरे धीरे निगम के रूप में, व्यवस्थाओं के रूप में, यानी निजी क्षेत्र को अर्थव्यवस्था में अधिकार देना। इसके अलावा मंत्रालयों को अधिक स्वतंत्रता के कार्य करने की अनुमति दी गई, यानी बाजारों में वो सुधार कर सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं। इन कदमों ने साम्यवादी विचार में किसी पुनर्जागरण के प्रवेश कराने के बजाय सारे सोवियत संघ में इसके तंत्र को, इस सिस्टम की आलोचना का मार्ग खोल दिया।